हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे फ्लामिंगो का पोएम कीपिंग क्वाइट बाय पैब्लो नेरूदा। पैब्लो नेरूदा जो हैं वो एक ऑथर हैं जो कि ना सिर्फ एक पोएट हैं बल्कि एक डिप्लोमेट और पॉलिटिशियन भी है। इनको 1971 में नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर भी मिला हुआ है। पैब्लो नेरूदा की एक खास बात ये है कि वो जब अपनी पोएम्स या अपनी कोई भी चीज़ लिखते थे ना, तो वो मोस्टली उसमें ग्रीन इंक को यूज़ करते थे। ग्रीन इंक को यूज़ करने के पीछे उनका पर्सनल डिज़ायर ये होता था, या उनको लगता था कि ग्रीन इंक जो है वो होप है, किसी चीज़ को लिखने के लिए डिज़ायर रिप्रेजेंट करती है, होप को रिप्रेजेंट करती है। और जो राइटिंग है वो इंसान को होप देती है, डिज़ायर देती है, कुछ नया सोचने का तरीका देती है। इसलिए हमेशा वो अपनी राइटिंग में मोस्टली ग्रीन चीज़ ही यूज़ करते थे, ग्रीन इंक को ही यूज़ करते थे। इनकी जो पोएम है, इनकी पोएम का जो एसेंस होता है वो हमेशा फीलिंग्स को कैप्चर करता है। फीलिंग्स जैसे कि आप अपने आप को एनालाइज करो, आप देखो कि आप कहाँ गलत हो, क्यों गलत हो। सेल्फ इंस्पेक्शन जिसको कहते हैं हम, या इंट्रोस्पेक्शन जिसको हम कहते हैं, मोस्टली इनकी थीम्स उसी अराउंड रिवॉल्व करती थी। अब आते हैं हम पोएम कीपिंग क्वाइट के बारे में। तो कीपिंग क्वाइट जो पोएम है, इसकी थीम बहुत बहुत प्यारी है। इसकी थीम सबसे पहले ये है इंट्रोस्पेक्शन पे। इंट्रोस्पेक्शन यानी कि आप अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करो कि आप कहाँ गलत हो, कहाँ सही हो, क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो। जब एक्शंस ले रहे हो, क्या वो एक्शंस लेना ज़रूरी है, क्या सही है, क्या गलत है। कि एक बार रुक कर सेल्फ एनालाइज करो, खुद से समझो कि क्या मैं सही कर रहा हूँ, क्या मैं गलत कर रहा हूँ, क्या कुछ होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये सब। तो ये जो है पोएम की थीम, सबसे पहली है इंट्रोस्पेक्शन। दूसरी थीम जो पोएम जिसके बारे में बात करी है, वो बात करी है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और हार्मनी के बारे में। बेसिकली अर्थ जो है वो सिर्फ ह्यूमन बींग्स की नहीं है। अर्थ के अंदर अर्थ के ऊपर ह्यूमन बींग्स के साथ साथ एनिमल्स, प्लांट्स सब को एग्जिस्ट करते हैं। तो अगर ह्यूमन बहुत ज़्यादा सेल्फिश होकर सिर्फ अपने ही बारे में सोचेगा, तो अर्थ का जो इकोलॉजिकल बैलेंस है वो डिसबैलेंस हो जाएगा। इसीलिए पैब्लो नेरूदा इस पोएम के थ्रू ये बताना चाह रहे हैं कि अर्थ जो है वो इकोलॉजिकल बैलेंस पे चलती है, और किसी भी अर्थ को चलाने के लिए, किसी भी रिलेशनशिप को वर्क करवाने के लिए एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। अगर दो लोगों के बीच में, दो बायोस्फीयर्स के बीच में, या दो ग्रुप्स के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी, तो उनके बीच में पीस और हार्मनी जो है वो ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाएगी और कायम रहेगी। तो इसीलिए ये चीज़ है। और तीसरी जो बात है वो है सोल सर्चिंग। सोल सर्चिंग यानी तीसरी थीम है सोल सर्चिंग। सोल सर्चिंग का मतलब होता है कि आप अपने आप को एनालाइज कर रहे हो, अपने आप के कोर में जा रहे हो, ना कि सरफेस के ऊपर देख रहे हो कि यार ये इंसान सुंदर दिख रहा है। आपने उसकी सरफेस से अंदर गए, आपने सोल सर्च करी। पर यहाँ पे आपको दूसरों की सोल सर्च नहीं करनी है, आपको खुद की सोल सर्च करनी है। ये इस पोएम का मतलब है। ऐसा नहीं कि आप बैठ के सामने वाले को जज कर रहे हो, नहीं, आप अपने एक्शंस को देखो, अपनी सोल को देखो कि आपकी सोल क्या कह रही है आपसे, आपकी सोल क्या है। ये सब इस पोएम की थीम है। तो बेसिकली इन अ नटशेल इस पोएम की 3 थीम्स हैं। पहला इंट्रोस्पेक्शन, दूसरी थीम है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड हार्मनी, ये हो गई सेकंड थीम। और तीसरी थीम है इसकी सोल सर्चिंग, ठीक है, जो कि इंट्रोस्पेक्शन के थ्रू और रेट्रोस्पेक्शन के थ्रू होती है। तो ये 3 थीम्स हैं। पहली है साइलेंट इंट्रोस्पेक्शन, दूसरी है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड हार्मनी, और तीसरी है सोल सर्चिंग। अब चलिए पोएम पे आते हैं। थीम्स क्लियर हो चुकी हैं। तो पोएम कहती है, नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ अर्थ लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच। अब पोएम को मैं एक्सप्लेन करती हूँ और इसके बाद मैं बताती हूँ कि इस पैराग्राफ में कौन कौन से लिटरेरी डिवाइसेस का यूज़ हुआ हुआ है। तो सबसे पहले पोएट जो है हमसे कहना चाह रहा है कि एक बार पहले हम सब 12 तक काउंट करते हैं। अब अपन आते हैं कि 12 तक काउंट क्यों, और हम काउंट क्यों करें यार 12 तक, क्या लॉजिक है 12 तक काउंट करने का। तो यहाँ पे जो 12 है, जो 12 तक वो काउंटिंग करने को कह रहा है, वो 12 घड़ी की 12 नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हमारे साल के 12 महीनों को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये एक इंटरप्रिटेशन हो सकता है।
अब आप एक चीज़ नोटिस कीजिए, जब भी आपको बहुत गुस्सा आता है या कुछ होता है तो लोग आपको सजेस्ट करते हैं कि यार टेक अ ब्रेथ एंड स्टार्ट काउंटिंग। चाहे तो 10 तक काउंट कर, चाहे तो 12 तक काउंट कर, मोस्टली 12 तक काउंट करने को बोलते हैं। तो ऐसा करने को वो क्यों बोलते हैं, इसके पीछे क्या कारण होता है कि वो आपको बोल रहे हैं कि यार प्लीज़ काउंट अप टू दिस नंबर। उसके पीछे ये रीज़न ये होता है कि आपका माइंड जिस टॉपिक से पे है उससे थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट होता है और आप धीरे धीरे काम होने लग जाते हो, यानी शांत होने लग जाते हो। तो काउंटिंग जो है वो आपको शांत करने का एक बहुत अच्छा तरीका है। इसीलिए इस पोएम के अंदर भी ऑथर आपसे कुछ बात करना चाह रहा है, पोएट आपको कुछ समझाना चाह रहा है, पर उसकी बात को सुनने के लिए, समझने के लिए आपको मेंटली काम होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए पहले पोएट आपसे अर्ज कर रहा है कि प्लीज़ आप 1 to 12 एक बार काउंट कर लीजिए और एकदम स्टिल होइए, काम हो जाइए, शांत हो जाइए और मेरी बात को सुनिए। फिर उसके बाद पोएट बोलता है कि फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ अर्थ लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज। सो बेसिकली जो लैंग्वेजेस होती है वो इंसान ने बनाई होती है ताकि वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाए, एक दूसरे को समझ पाए। अब अगर हम इसे ब्रॉडर एस्पेक्ट में देखें तो लैंग्वेजेस जो होती है वो कई बार बैरियर्स का काम करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं इंडियन हूँ, मेरे सामने एक रशियन खड़ा है, ना मुझे रशियन लैंग्वेज आती है ना उसको इंडियन लैंग्वेज आती है, तो अब हम दोनों कम्युनिकेट कैसे करेंगे। तो लैंग्वेजेस जो होती है वो बैरियर होती है कई बार चीज़ों को लेकर। इसीलिए उन्होंने कहा है कि एक बार ऑन द फेस ऑफ अर्थ हम कोई भी लैंग्वेज नहीं बोलते, सिर्फ वर्बल ही नहीं, इवन साइन लैंग्वेजेस भी। हम किसी भी लैंग्वेज का कुछ भी यूज़ नहीं करते क्योंकि लैंग्वेजेस जो होती है वो एक कम्युनिकेशन बैरियर की तरह काम करती है। तो क्योंकि हम स्टिल हैं, हम काम हैं, तो हम एकदम शांत रहते हैं, किसी से भी बात करने के लिए, कुछ भी करने के लिए किसी तरह के लैंग्वेज को यूज़ नहीं करते हैं, ना सिर्फ वर्बल बल्कि साइन लैंग्वेज भी। क्योंकि हो सकता है किसी को साइन लैंग्वेज समझ में आती हो और किसी को साइन लैंग्वेज समझ में नहीं आती हो, तो वो काम करेगा एज अ एक्ट ऑफ बैरियर, बैरियर की तरह वो एक्ट करेगा। सो सिंपल है, लेट्स जस्ट बी ऑल काम, लेट्स जस्ट काउंट टू 12 एंड लेट्स जस्ट रिलैक्स, feel at peace, and let's not speak any language or do any kind of sign ताकि वो हमारा ध्यान डिस्ट्रैक्ट करे या किसी तरह के बैरियर का काम करे। ठीक है, सब कुछ रोक दो एक सेकेंड के लिए और अपने जो आर्म्स है उसको ज़्यादा मत हिलाओ, जैसे मैं मेरे हिला रही हूँ तो वो ज़्यादा मत हिलाओ, जस्ट बी स्टिल। अब यहाँ पे जो आर्म्स हैं ये दो चीज़ें रिप्रेजेंट करते हैं, इसके दो मीनिंग्स होते हैं। फर्स्ट जो लिटरल मीनिंग है आपके हाथ, वो बहुत मत हिलाओ। दूसरा जो आर्म रिप्रेजेंट करता है वो रिप्रेजेंट करता है आर्म्स एंड एम्यूनिशंस को, जो कि हमारे वेपन्स होते हैं, वेपनरीज होती हैं। तो बेसिकली पोएट जो है वो ये कहना चाह रहा है कि प्लीज़ आप 1 to 12 तक काउंट करो, आप अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स करो, अपनी बॉडी को रिलैक्स करो, कोई भी लैंग्वेज मत बोलो, ना साइन बोलो ना वर्बल बोलो, कुछ मत बोलो, जस्ट बी एट पीस, थोड़ा काम हो जाओ। और जो भी आपके आर्म्स है, जो भी आपके मन में थॉट्स हैं वॉयलेंस को लेकर, या आप कोई भी आर्म्स एम्यूनिशन यूज़ कर रहे हो, आप अपने हाथ हिला रहे हो, स्टॉप डूइंग दैट, जस्ट बी स्टिल, बी काम एंड लिसन टू मी। मैं क्या आपसे कहना चाह रहा हूँ, मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ। सब कुछ छोड़ दो, सारे गलत ख्याल आपके मन में, अगर कोई लड़ाई झगड़े के ख्याल है, किसी को गोली से मारना या किसी को आर्म से मारना, मे बी इन अ वॉर्स काइंड ऑफ सिचुएशन और समथिंग, जो भी ऐसे आपके ख्याल दिल में, उनको एक बार के लिए रोक दो, बिल्कुल शांत हो जाओ, बिल्कुल काम हो जाओ। उतने काम हो जाओ जैसे कि आप मेडिटेशन की स्टेज में होते हो, जब आपके दिमाग में कोई थॉट नहीं होता, आप एकदम स्टिल, एकदम काम होते हो, बिल्कुल वैसी ही कुछ चीज़ है। नेक्स्ट पैरा पे आते हैं। It would be an exciting moment without rush, without engines. We all be together in a sudden strangeness. ठीक है, तो इसमें ये कहना चाह रहा है कि जब आप लोग एकदम काम हो जाओगे, एकदम क्लीन हो जाओगे, एकदम सीरीन हो जाओगे, तो वो जो मोमेंट होगा वो एकदम एक्सॉटिक मोमेंट होगा, बहुत ही स्पेशल, बहुत ही यूनिक मोमेंट होगा। क्यों? क्योंकि पूरे अर्थ में ऐसा मोमेंट नहीं हुआ था। तो वो जो मोमेंट है वो एकदम एक्सॉटिक, एकदम स्पेशल रहेगा, जहाँ पे आपको कहीं भी जाने की जल्दी नहीं रहेगी, आपको कहीं पे भी नहीं भागना पड़ेगा, आपको कहीं पे भी इंजन्स का शोर सुनाई नहीं देगा, कोई मशीनरी वर्क करती भी नहीं सुनाई देगी, सब कुछ शांत हो जाएगा, सब कुछ एकदम काम हो जाएगा। आप खुद देखोगे कि आप कितना रिलैक्स हो, और उस स्ट्रेंजनेस में, उस मोमेंट में, उस एकदम शांति भरे जो माहौल है उसके अंदर हम सब साथ में होंगे। तो वो पोएट जो है वो ये चीज़ समझा रहा है कि जो भी सब चीज़ है वो एकदम शांत हो जाएगी, कोई इंजन काम नहीं करेगा, कोई कुछ काम नहीं करेगा, सारी मशीनरी स्टॉप हो जाएगी और बहुत बहुत ज़्यादा जो है वो चीज़ें एकदम स्टॉप में आ जाएगी।
और हम लोग जो हैं वो कहीं भागा दौड़ी नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। इस स्टॉप होने का एक बेस्ट एग्जांपल जो हमने इस साल देखा है वो है कोविड लॉकडाउन। आप आपने नोटिस किया होगा, हम सब अपनी लाइफ में इतना बिजी हैं कि हमें रुककर किसी के बारे में कुछ सोचने का, खुद के लिए सोचने का, अपनी फैमिली के लिए, अपने लव वंस के लिए, या इन जनरल किसी के भी बारे में सोचने का टाइम ही नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक सेट गोल्स है, हमारे सेट टारगेट्स है, हमारी एक लाइफ है, हम उस लाइफ को जी रहे हैं कंटिन्यूअसली, और हमारे गोल्स को अचीव करने के लिए हम अपनी लाइफ में एक रेस के अंदर कंटिन्यूअसली भाग रहे हैं। हमारे पास इतना भी टाइम नहीं है कि हम रुककर आराम से उन चीज़ों को देख पाएँ, समझ पाएँ या कुछ कर पाएँ। तो जब ये लॉकडाउन हुआ तब सारी चीज़ें एक तरह से स्टॉप हो गई, कुछ नहीं हुआ, कामनेस हो गई, गाड़ियाँ चलना बंद हो गई, लॉकडाउन था, सब अपने अपने घरों में थे। जॉब्स के लिए जो रश होता था कि सुबह जल्दी उठो, तैयार हो, भागो, वो एकदम काम हो गया, कुछ था नहीं करने को। तो हमने सोचा, हमारे पास वो मोमेंट्स थे कि हम सोच पाएँ, समझ पाएँ कि हमारे साथ हो क्या रहा है, हम जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं। तो ये जो सिचुएशन थी, इसी टाइप की कुछ सिचुएशन जो है वो पोएट हमसे डिमांड में कर रहा है, और वो बता रहा है कि जब आप एकदम काम हो जाओगे, एकदम शांत हो जाओगे, कोई आपको इंजन्स जो हैं वो सुनाई नहीं देंगे, कोई जो मशीनरी है वो वर्क करती हुई आपको सुनाई नहीं देगी, तो आप खुद बहुत काम, रिलैक्स फील करोगे, और आपका जीवन जो है वो एकदम शांत हो जाएगा। उसके बाद में पोएट जो है वो कह रहा है, फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म व्हेल्स एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स। तो अब इस चीज़ का पोएट जो है वो एग्जाम्पल भी दे रहा है कि आप अपनी जीवन की रेस में, जीवन को जीने की रेस में इतना भागते हो, इतना भागते हो कि आप उस रेस के अंदर क्या खो रहे हो, आप अपने आप से क्या चीज़ें खो रहे हो वो आपको भी रियलाइज़ नहीं होता। उसका एग्जाम्पल इन्होंने दिया है कि जो सी के आसपास लोग हैं जो सॉल्ट इकट्ठा करने का काम करते हैं, सॉल्ट को इकट्ठा करने से उनके हाथ जो हैं वो छिल गए हैं, उन पे कट्स वगैरह आ गए हैं, पर क्योंकि उनको अपना काम करना है, उनको अपने रोटी, अपने पेट भरने का एक ज़रिया है, वो पेट भरने का, उनको पैसे कमाने हैं अपने पेट को भरने के लिए, उनके कमाने का ज़रिया है, तो वो उस चीज़ को निग्लेक्ट नहीं कर सकते, उनको वो चीज़ करनी है। तो इसीलिए वो उस चीज़ से कितना डैमेज हो रहे हैं वो उस पर ध्यान ही नहीं देते। तो अगर वो रुक कर एक पल सोचेंगे, समझेंगे कि यार हम क्या कर रहे हैं और इससे हमें कितना नुकसान हो रहा है, तो वो देखेंगे कि उनके हाथ पे वूंड्स हैं, उनके हाथ पे ब्लिस्टर्स हैं, जो कि उस सॉल्ट को इकट्ठा करने से हुए हैं। तो वो ये चीज़ समझ पाएंगे कि हम जो कर रहे हैं क्या वो इतना इम्पोर्टेंट है कि वो हमारी बॉडी को हार्म कर रहा है, क्या हम उस चीज़ को ले सकते हैं। अगर हम रुकेंगे नहीं, अगर हम ये चीज़ सोचेंगे नहीं, तो वैसे भी वो उनको हार्म कर रहा है, वो और हार्म करता जाएगा। इसी का एक और एग्जांपल ये है कि जो लोग चूड़ी के कारखानों में काम करते हैं वो जनरली उनको लंग्स प्रॉब्लम होती हैं, जो वो लेटर स्टेज में आते हैं 50-60s में, तो उनको मोस्टली लंग्स प्रॉब्लम होती है, और बहुत सारे लोगों की डेथ भी उस लंग्स प्रॉब्लम्स के कारण होती है। उसके पीछे कारण ये है कि जो चूड़ी के कारखाने होते हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं, डंजन्स की तरह, ठीक है। वहाँ पे वो लोग काम करते हैं, तो ग्लास के बहुत फाइन पार्टिकल्स जो होते हैं वो जब वो सांस लेते हैं तो वो उसके साथ उनके अंदर लंग्स में चल जाते हैं। तो वो यही चीज़ पोएट इस सॉल्ट वाले एग्जांपल से समझाना चाह रहा है कि जो पार्टिकल्स हैं, जो चीज़, जिस चीज़ पर आप काम कर रहे हो, जिस चीज़ से काम करके आप अपना पेट पालने का, रोज़गार पाने का, पेट पालने का काम कर रहे हो, क्या वो आपकी बॉडी के लिए सही है? क्या वो एक्चुअली इतनी ज़रूरी है वो चीज़ करना कि आप उसके लिए अपनी बॉडी को हार्म कर रहे हो? तो ये उस बात से पॉइंट है। दूसरा पॉइंट वो ये भी बोल रहा है कि हम जिस प्लैनेट पे रहते हैं वहाँ सिर्फ ह्यूमन बींग्स नहीं रहते हैं, हमारे साथ एनिमल्स भी रहते हैं। तो वो फिशरमैन्स को ये एग्जांपल दे, फिशरमैन्स का एग्जांपल देके हमें ये समझा रहा है कि अगर फिशरमैन रुक जाएं थोड़ी देर और सोचे कि वो क्या कर रहे हैं, चाहे वो पैसे कमाने के लिए, अपने ट्रेड के लिए ही कर रहे हो, पर वो एक दूसरे जानवर को, वेल्स को, फिशेस को हार्म पहुंचा रहे हैं, तो अगर वो कुछ देर के लिए रुक जाएं और सोचे कि वो क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, तो इससे दो चीज़ें होंगी। एक, उनको सोचने समझने का टाइम मिलेगा, उनको रियलाइज़ होगा कि वो क्या कर रहे हैं और वो किस लिए कर रहे हैं, जो वो चीज़ कर रहे हैं क्या वो इतनी ही इम्पॉर्टेंट है। दूसरा, जो एनिमल्स हैं उनको तो और जीने का टाइम मिलेगा, जो फिशेस है, जो वेल्स हैं, उनका लाइफ स्पैन थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। तो इस चीज़ का मतलब सिर्फ यही है, पोएट यही बताना चाह रहा है कि हम हमारे बिजी स्केड्यूल, हम हमारे बिजी लाइफ में हमारे स्केड्यूल्स हमने इतने बिजी कर लिए हैं कि हमारा जो आसपास हो रहा है उसको हम देख ही नहीं पा रहे हैं, हम उसको समझ नहीं पा रहे। हमने अपने आप को पैसे कमाने की होड़ में या हमारे गोल्स को अचीव करने की रेस में इतना बिजी कर लिया है कि हम समझ नहीं पा रहे कि वो जो चीज़ें हमें मिल रही हैं
वो हमें किस एक्सपेंस पे मिल रही है, हम उस चीज़ को पाने के लिए क्या खो रहे हैं। हम इतने इनसेंसिटिव हो गए हैं अपने एनवायरनमेंट को लेके, अपने आसपास की सराउंडिंग्स को लेके, कि हमें कुछ गलत होता हुआ दिख ही नहीं रहा है। अगर हमारे सामने वो गलत भी हो रहा है तो वो हमें गलत समझ में नहीं आ रहा है। हमने हमारा ग्रीड जो है, हमारा लालच जो है, वो इतना बढ़ा लिया है, इतना बढ़ा लिया है कि हम अपनी ज़रूरतों को ख़त्म कर चुके हैं। हम हमारी ज़रूरतों का पोषण ले चुके हैं, कोटा पूरा कर चुके हैं, अब हम हमारे लालच के लिए पूरा कर रहे हैं। और ये बहुत कॉमन सेइंग है कि अर्थ के पास इतने रिसोर्सेज हैं जो आपकी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं, पर आपके लालच को नहीं। सो वो सिर्फ यही कह रहे हैं फिशरमैन्स को, सॉल्ट को, आप लोगों को, सबको, कि प्लीज़ एक सेकेंड रुको, सोचो, समझो कि आप क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो। क्या ये इतना ज़रूरी है कि इसके लिए आप इतने लोगों को करो। हो सकता है फिशरमैन जो हैं उनका जीवन जीने के लिए जो फिशेस वो इकट्ठी करते हैं वो सफिशेंट हो, पर अब वो जो फिशेस इकट्ठी कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं ताकि वो एक बेटर लाइफ स्टैंडर्ड अफोर्ड कर पाएँ या कुछ लग्जरीज अफोर्ड कर पाएँ। तो ये सब चीज़ें सोचने की है। अब पहले दो स्टैंजाज में जो लिटरेरी डिवाइसेस यूज़ हुए हैं हम उस पर एक बार बात कर लेते हैं। लिटरेरी डिवाइसेस जो पहला पैराग्राफ में यूज़ हुआ है वो हुआ है असोनेंस, एनाफोरा और अलिट्रेशन। उल्टा स्टार्ट करते हैं। अलिट्रेशन जो है वो होता है कि किसी भी कॉन्सोनेंट का रिपीट हो रहा है, रेपिटेशन ऑफ अ कॉन्सोनेंट, ठीक है, जो कि स्टार्ट के ऊपर दो वर्ड्स जो हैं वो कैसे हैं, जैसे वी विल काउंट टू 12, तो इसमें जो रिपीटेशन है वो डब्ल्यू और डब्ल्यू का हो रहा है। अलिट्रेशन बेसिकली ये है किसी भी कॉन्सोनेंट का रिपीटेशन हो रहा है, तो वी विल, तो डब्ल्यू डब्ल्यू का जो रिपीटेशन है, डब्ल्यू साउंड की जो रिपीटेशन है वो हो रही है। तो कहीं पे भी एक लाइन के अंदर अगर कुछ वर्ड की, किसी एक वर्ड की रिपीटेशन हो रही है तो वो अलिट्रेशन में आएगा। फॉर एग्जांपल वी विल विन द वर्ल्ड कप, अगर हम इसको बात करें तो इसमें अलिट्रेशन है। क्यों? क्योंकि इसमें डब्ल्यू 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 पूरा रिपीट हो रहा है, इसीलिए इसके अंदर अलिट्रेशन है। कई बार लिटरेरी डिवाइसेस पूछ लिए जाते हैं, इसीलिए एक्सप्लेनेशन में है। दूसरा है एनाफोरा। एनाफोरा जो होता है वो ये होता है कि दो कोई भी कॉन्जुगेटिव लाइंस सेम वर्ड से स्टार्ट हो रही है, ठीक है, जैसे यहाँ पर हो रही है लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड। तो जिसमें लेट्स वर्ड है वो दो बार यूज हो रहा है, सेम वर्ड दो कॉन्जिक्यूटिव लाइंस में, इसलिए इसमें एनाफोरा जो है वो लिटरेरी डिवाइस यूज हुआ हुआ है। असोनेंस जो होता है वो होता है यूज ऑफ वोवल साउंड, ठीक है, कहीं पे भी अगर किसी भी लाइन में, किसी भी पैरा में आपको वोवल साउंड आ रहा है समझ में कि यार ये वोवल साउंड है, तो वो उसमें असोनेंस है। जैसे कि इस पैरा में ओ और ई जो वोवल साउंड है वो बार बार यूज हो रहा है, तो जैसे है नाउ ओ, वी विल काउंट टू 12, ई 12, ई, नाउ ओ, नॉट नॉट ओ, मूव ओ, आर आर्म सो मच। तो ये जो ओ और ई का रेपिटेशन हो रहा है वोवल साउंड का, ए ई आई ओ यू, ये जो हमारी वोवल साउंड्स हैं इनका जो रेपिटेशन हो रहा है किसी भी वोवल का, अगर ये है तो वहाँ पे आपको असोनेंस मिलेगा, ठीक है। तो फर्स्ट वाले पैरा में 3 लिटरेरी डिवाइस है, अलिट्रेशन, असोनेंस और एनाफोरा, ओके। असोनेंस जो है वो है रेपिटेशन, यू नो द साउंड ऑफ वोवल्स। एनाफोरा जो है वो सेम वर्ड का कॉन्जिक्यूटिव लाइंस के अंदर यूज, और तीसरा जो है वो है अलिट्रेशन, एक ही कॉन्सोनेंट का एक लाइन में रिपीटेशन। अब हम आते हैं सेकंड पैरा में। सेकंड पैरा में जो यूज हुआ हुआ है वो हुआ हुआ है अलिट्रेशन, जो कि मैंने बताया था आपको, एक वर्ड का कॉन्जिक्यूटिवली मतलब एक वर्ड का सेम लाइन में यूज बहुत सारा। तो जैसे इसमें अगर आप नोटिस करेंगे सेकेंड लाइन में तो है विदाउट रश विदाउट इंजन, डब्ल्यू डब्ल्यू रिपीटेशन में है, तो ये इसमें अलिट्रेशन हो गया, ठीक है। अब इसमें अगर आप देखेंगे फोर्थ लाइन, इन अ सडन स्ट्रेंजनेस, एस एस जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसलिए इसमें अपन ने अलिट्रेशन बता दिया। अब इधर अगर हम देखेंगे फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म व्हेल्स, अब वुड नॉट हार्म व्हेल्स के अंदर डब्ल्यू दो बार रिपीट हो रहा है, एक बार वुड में और एक बार व्हेल्स में, तो इसीलिए ये जो है वो रेपिटेशन में हो गया, ठीक है। अब वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स, लास्ट लाइन में वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स, तो एच का जो साउंड है वो रिपीट हो रहा है, तो इसलिए वहाँ पे भी अलिट्रेशन हो गया। तो इसी तरह जो सेम कॉन्सोनेंट है वो बार बार रिपीट होगा तो वो अलिट्रेशन में आ जाएगा। नेक्स्ट पैरा में चलते हैं। ये जो पैरा है ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए प्लीज़ इसको ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। मोस्टली क्वेश्चंस जो हैं वो इस
में से ही आते हैं। तो ये है दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, वॉर्स विद गैस, वॉर्स विद फायर, विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स। तो ये एक उस पोएट जो है ये उस एनवायरनमेंट को बता रहा है। हम जो हैं जिस जगह में, जिस अर्थ में रहते हैं, वहाँ पे कंट्रीज एक दूसरे से वॉर करती है, चाहे विद इन कंट्रीज हो चाहे दूसरी कंट्री के साथ हो, वॉर्स हर जगह चलती रहती है। तो पोएट हमसे अर्ज कर रहा है कि जो लोग वॉर प्रिपेयर करते हैं, ग्रीन वॉर्स यानी बायो वॉर जो होती है, जो कि हम दो तरह की वॉर्स है। बायो वॉर्स जो हम बायोलॉजिकली वॉर्स को स्टार्ट करते हैं, बायो वेपन्स वगैरह बनाना, वो बायो वॉर्स, गैस वॉर्स उस टाइप की। और ग्रीन वॉर्स जो हम एनवायरनमेंट को हार्म कर रहे हैं, जैसे कि हम ग्लोबल वार्मिंग, तो हम ग्लोबल वार्मिंग है तो ये एक तरह से ग्रीन वॉर है। क्यों? क्योंकि हमने एनवायरनमेंट पे वॉर छेड़ दी है कि हम यहाँ का टेम्परेचर बढ़ाएंगे, जिससे नुकसान ही हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग से बहुत सारी जगहें जो वो डूब रही हैं, ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, तो ये एक तरह की हमने वॉर ही छेड़ी हुई है। तो सिंपली ये है कि जो दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, वॉर्स विद गैस, वॉर्स विद फायर, विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स। तो सिंपल पोएट ये बोल रहा है कि जिन लोगों ने वॉर छेड़ी हुई है, जिन ह्यूमन बींग्स ने, जिन जिन भी लोगों ने वॉर छेड़ी हुई है, चाहे वो बायो वॉर हो, चाहे वो वेपन्स की वॉर हो, एक दूसरे को गोली मार रहे हैं, बॉम्ब से उड़ा रहे हैं, गैस की वॉर हो कि कहीं पे कोई गैस लीक कर दी, किसी पॉइजनस गैस को छोड़ दिया, उसका बॉम्ब कर दिया जिससे कि बहुत लोग मर रहे हैं या उससे बहुत नुकसान हो रहा है वो, या न्यूक्लियर वॉर हो गई, या फिर एनवायरनमेंट को लेके वॉर हो गई, आप बहुत ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन करे जा रहे हैं, या आप सॉइल इरोजन को प्रमोट कर रहे हैं, आप जो पेड़ है उनको काट के सॉइल इरोजन प्रमोट कर रहे हैं, या फिर आप वाटर्स को पोल्यूट कर रहे हैं, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर रहे हैं, आप ग्लोबल वार्मिंग कर रहे हैं। तो इस तरह की कोई भी वॉर आप कर रहे हैं तो इसका सीधा कॉन्सिक्वेंस जो है वो खुद आप पर ही आएगा। तो अगर ऐसे में आप जीत भी गए तो उस जीत का क्या मतलब है जहाँ पे कोई सर्वाइवर ही नहीं बचेगा। क्यों? क्योंकि जब कभी भी वॉर होती है, डैमेज एक साइड नहीं होती, डैमेज दोनों साइड होती है। तो अगर हम अर्थ पे वॉर कर रहे हैं, मान लीजिए अगर हम ग्रीन वॉर कर रहे हैं, अर्थ को डैमेज कर रहे हैं, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस अल्टीमेटली हमें ही इफेक्ट करेंगे, हम ही उससे परेशान होंगे। जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग है, ग्लोबल वार्मिंग से टेम्परेचर राइज हो रहा है, तो जो हमारी साइकिल है, जो हमारी वेदर साइकिल है वो चेंज हो रही है। वेदर साइकिल जो है चेंज हो रही है, उससे अगर आप नोटिस करेंगे तो बहुत फ्लड्स आ रहे हैं, बहुत टाइफून्स आ रहे हैं। ये अल्टीमेटली ह्यूमन को ही डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ को, उनकी लाइफ्स को, उनके लाइफ स्टॉक को, एनिमल्स को, प्लांट्स को, सब सब डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो अगर कोई सर्वाइवर ही नहीं बचेगा, ना प्लांट्स, ना एनिमल्स, ना ह्यूमंस। अगर आप वॉर, गैस वॉर की बात करें तो एक वॉर के लिए मान लीजिए गैस पे एक गैस बॉम्ब आपने छोड़ा, सामने वाले ने आप पे गैस बॉम्ब छोड़ा, दोनों पार्टीज जो है वो वॉर में इन्वॉल्व हो गए और कुछ नहीं बचा। तो जब कुछ बचा ही नहीं तो करोगे क्या आप? इसीलिए तो जो वॉर है वो विदाउट सर्वाइवर्स है। तो ऐसी जीत का क्या फायदा जहाँ कोई इंसान जिंदा ही नहीं है, जहाँ कोई लोग ही जिंदा नहीं है, उसको करना। इससे बढ़िया would put you will put on green clothes and walk without with put on clean clothes and walk about with their brothers in the shade doing nothing. सो इट्स सिंपल कि आप लोग साफ कपड़े पहने। यहाँ पे जो साफ कपड़े हैं वो दो चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहा है। पहला क्लीन स्लेट, यानी कि जो आप के मन में जितनी भी एनिमिटी है, जितना भी गुस्सा है, जितने भी वायलेंट थॉट्स हैं, उन सबको आप अपने मन से निकाल दीजिए, बिकॉज नाउ यू विल बी काम। और एक नई शुरुआत कीजिए, एक नई बिगनिंग कीजिए, एक नया स्टार्ट कीजिए। तो जो क्लीन क्लोथ्स है वो एक न्यू स्टार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। दूसरा है कि जब भी आप वॉर में होते हैं तो आपके कपड़े जो है वो गंदे हो जाते हैं, मैले हो जाते हैं, चाहे खून से हो, चाहे मड से हो, चाहे किसी भी चीज़ से हो। तो वेयर नाइस क्लोथ्स, काम क्लोथ्स, सिंपल वाइट शेड न्यू क्लोथ्स, ताकि वो न्यू बिगनिंग को रिप्रेजेंट करें। अपने लोगों को साथ लाइए, उनके साथ चलिए और एक नई सोसाइटी, जस्ट सोसाइटी जिसको हम कहते हैं, वो करिए। वॉर में बिल्कुल मत इन्वॉल्व होइए, सर्वाइवर्स वैसे ही नहीं होंगे। लाइफ को देखने के लिए एक नई अप्रोच अपनाइए, न्यू देखिए चीज़ों को क्या होता है, न्यू स्लेट से स्टार्ट कीजिए, बिल्कुल न्यू बिगनिंग हो जाएगी। कुछ पुराना नहीं है, कुछ पुराने ग्रजेस नहीं है, कुछ नहीं, कामनेस, सूदनेस और एकदम नई चीज़ से स्टार्ट कीजिए। ठीक है। वट आई वॉन्ट शुड नॉट बी कन्फ्यूज विद टोटल इनएक्टिविटी। लाइफ इज वॉट इज अबाउट आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ। अब इसमें पोएट हमें ये भी समझा रहा है कि आप प्लीज़, मेरी जो आपसे बात है कि प्लीज़ काम रहिए, शांत रहिए, इसको डेथ लाइक इन एक्टिविटी से लिंक मत कीजिए। मतलब पोएट आपको ये नहीं बोल रहा कि यार तुम प्लीज़ कुछ मत करो, आलसियों की तरह पड़े रहो, हिलो भी नहीं, ऐसा कुछ मत करो। वो आपको बोल रहा है कि जो भी आप कर रहे हो
वो 1 मिनट रुको, सोचो समझो कि आप क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो, ये सब चीज़ें सोचो और उस अकॉर्डिंग एक्ट करो। पोएट आपको ये बिल्कुल नहीं बोल रहा है कि बिल्कुल आलसियों की तरह पड़े रहो, काम होने को बोला है पोएट ने, तो हम बिल्कुल अब आलसियों की तरह रहेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, अपना ना हाथ हिलाएंगे ना पैर हिलाएंगे, कुछ भी काम नहीं करेंगे। ये उसका बिल्कुल मतलब नहीं है। उसका सिर्फ ये मतलब है कि आप जो भी काम कर रहे हो उसको सोच समझ के करो, सिर्फ अपना ही फायदा मत देखो, अपना ही सेल्फ इंटरेस्ट मत देखो, बल्कि एक लार्जर अप्रोच के साथ देखो कि ये चीज़ जो मैं कर रहा हूँ ये मेरे अलावा कितनों को और नुकसान कर सकती है, कितनों को और फायदा कर सकती है। थोड़ा सा सेल्फ इंटरेस्ट को नीचे करके एक ग्रेटर गुड पे देखकर सोचो। ठीक है, जो चीज़ हम बात कर रहे थे वो ये है कि इफ़ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवर लाइफ्स मूविंग फॉर वंस कुड डू नथिंग, perhaps her huge silence might erupt in this sadness of never understanding ourselves and threatening ourselves with death। जो चीज़ मैंने अभी आपको बताई कि आप नॉन एक्टिव पर्सन नहीं बनो, आप एक्टिव रहो, पर जो भी आप काम कर रहे हो उस काम को करने से पहले एक बार सोचो समझो, 1 मिनट का पॉज लो कि यार जो काम मैं कर रहा हूँ वो सिर्फ मेरे इंटरेस्ट का नहीं है, बाकी सबके इंटरेस्ट का भी होना चाहिए। और फिर चीज़ है कि perhaps the earth can teach us when everything seems tense and later proves to be alive। Now I'll count up to 12 and you keep quiet and I will go। तो इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो है मदर अर्थ। मदर अर्थ जो है वो वेदर साइकिल्स लाते हैं। तो जैसे कि सर्दियों में होता है, जो विंटर सीजन है उसमें होता है कि सब चीज़ें काम, सीरीन, लेज़ी मोड में हम लोग चल जाते हैं विंटर सीजन्स में, तो सब चीज़ें पैसिव नज़र आती है, ऐसा लगता है कि यार कुछ काम नहीं हो रहा। पर वहीं पे अगर स्प्रिंग आता है या समर आता है तो हम बहुत एनर्जेटिक हो जाते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ करने लग जाते हैं। तो इसी तरह की चीज़ जो है वो हम मदर अर्थ से सीख सकते हैं कि हम जो है बिल्कुल डेड पैसिव ना हो, कुछ करते रहें और कुछ ऐसा करें जिससे कि जो लार्जर ग्रेटर गुड है, जो हम देखें कि जो चीज़ें सिर्फ हमें नहीं हमारे आसपास के लोगों को भी फ़ायदा करिए, ना सिर्फ इंसानों को बल्कि नेचर को, एनिमल्स को, सबको जो ये कर रही है वो चीज़ है। अब पोएट जो कहना चाह रहा था वो उसने कह दिया, तो अब वो ये चीज़ कह रहा है कि आप वापस एक बार 12 तक काउंट करो, ताकि ये जो मैंने सोचा है, समझाया है, इसको आप थोड़ा काम हो जाओ वापस। जो ये चीज़ें मैंने आपको बताई है, इन चीज़ों ने आपके मन में बहुत सारे थॉट्स को स्टर कर दिया होगा, बहुत सारे थॉट्स ला दिए होंगे कि यार ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, वो कैसे होगा। तो ज़रा इन थॉट्स को वापस एक बार काम करो, मैं जाता हूँ, और आप इस चीज़ के बारे में सोचो, इसको समझो कि मैंने आपको क्या बोला है, क्यों बोला है, किस लिए बोला है। तो अगर हम इस पोएम की इन अ नटशेल बात करें तो ये पोएम सिर्फ हमसे ये कहना चाह रही है कि अपने सेल्फ इंटरेस्ट को, अपने ग्रीड को छोड़ के एक बार रुक कर आप जो भी काम कर रहे हो XYZ, उसको रोको, सोचो समझो कि आप ये काम कर क्यों रहे हो, किसके लिए कर रहे हो, इस काम से कितनों लोगों को नुकसान होगा, ये काम आपको खुद को कितना नुकसान पहुंचाएगा। एक बार सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करो, सेल्फ रेट्रोस्पेक्ट करो, देखो पास्ट में आपने क्या किया है, क्यों किया है, किस लिए किया है। ये सब चीज़ें जब आप सोचोगे और फिर आप जो का एक्शन होगा वो आपका सस्टेनेबल एक्शन होगा, जहाँ पे आप और आपकी सराउंडिंग्स को एग्जिस्ट कर सकती है। दैट्स इट। थैंक यू।